हम लोग आज बात करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में, वो भी जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से, आपका आईएएस और पीसीएस के लिए। मॉडर्न हिस्ट्री को कैसे पढ़ा जाए, क्योंकि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन और पीसीएस एग्जामिनेशन में इसका एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है, अहम रोल है, इसलिए जरूरी है कि इसको बेहतरीन तरीके से पढ़ा जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एंशिएंट पे फोकस नहीं करना है या मिडिएवल पर फोकस नहीं करना है, क्योंकि जब एक दो अंक से नहीं होता है तब लगता है कि उसका भी उतना ही वैल्यू है जितना कि मॉडर्न हिस्ट्री का वैल्यू है। लेकिन चूंकि आप लोगों का लगातार डिमांड रहा है कि मॉडर्न हिस्ट्री को हम कैसे पढ़ें, किस सीक्वेंस में कर पढ़ें कि पढ़ना आसान हो जाए, समझना आसान हो जाए, और चूंकि पीटी के साथ साथ मेंस में भी इसकी बहुत अहम भूमिका हो जाती है, तो इसे हम कैसे पढ़ें ये जानने की आवश्यकता है। सामान्य तौर पे अगर हम देखें तो मॉडर्न हिस्ट्री का जो पहला जो एरिया आपका है, पहला जो टॉपिक बनता है, तो वो आपका है क्या, यूरोपीय कंपनियों का आगमन। यूरोपीय कंपनियों का आगमन, है ना। आप ऐसे सोचिए कि भारत और यूरोप के बीच पहले से ही व्यापारिक संपर्क था। भूमध्य सागरीय देश इटली के जरिए भारत का प्रोडक्ट यूरोप पहुंचता था, लेकिन भारत और यूरोप के बीच जो व्यापारिक संपर्क हुआ करता था, उस संपर्क में बिचौलिया की भूमिका में अरब के भी व्यापारी थे, मिस्र के भी व्यापारी थे, इटली के भी व्यापारी थे, इसलिए भारत का प्रोडक्ट यूरोप महंगा पहुंचता था। दूसरी चीज अगर देखें तो आपने सुना होगा कुस्तुनतुनिया का पतन, और जब कुस्तुनतुनिया का पतन हुआ तो कॉन्स्टेंटिनोपल होकर यूरोप तक अगर भारत का सामान पहुंचता था तो महंगा पहुंचता था और कम पहुंचता था, क्योंकि ऑटोमन तुर्क का इस व्यापार में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। इसीलिए यूरोपियों के सामने एक बहुत बड़ी समस्या थी कि भारतीय प्रोडक्ट को अगर हासिल करना है तो सर्वथा नवीन मार्ग की आवश्यकता है। और इसी परिप्रेक्ष्य में आपने पढ़ा होगा वास्को डी गामा ने क्या, भारत की खोज की। वास्को डी गामा कहाँ पहुंच गया, कालीकट पहुंच गया, जमेरिन राज्य में, और कालीकट से 3 जहाज मसाले की खरीद की, यूरोपीय मंडी में बेचा, 60 टाइम्स प्रॉफिट कमाया। तो धीरे धीरे अन्य यूरोपीय देश, वहां भी कंपनियों का गठन हुआ और विभिन्न यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन हो जाता है, जिसमें हम मुख्य रूप से पढ़ते किसको है, पुर्तगीज, डच, ब्रिटिश, डेन और क्या, फ्रांसीसी, है ना। ये तमाम कंपनियां भारत आती हैं। इनके भारत आगमन का उद्देश्य क्या है, वाणिज्य व्यापार करना। इनके भारत आगमन का उद्देश्य था भारत से मसाले की खरीद करना, कॉटन की खरीद करना, यूरोपीय मंडी में बेचना, प्रॉफिट कमाना। इस व्यापार से भारत को कोई नुकसान नहीं था। ये भारतीय प्रोडक्ट को खरीदते थे और बदले में बुलियन चुकाते थे। न तो भारतीय उत्पादकों को किसी प्रकार का घाटा था, न यूरोपीय व्यापारी को किसी प्रकार का घाटा था। लेकिन इसी व्यापारिक क्रम में आपस में व्यापारिक प्रतिस्पर्धा भी थी इन तमाम यूरोपीय कंपनियों के बीच, और इस व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में अंतिम विजय किसकी होती है, ब्रिटिश की होती है। और यही ब्रिटिश भारत में एक पॉलिटिकल पावर के रूप में स्थापित हो जाता है 18वीं सदी के मध्य में, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक महत्वाकांक्षा राजनीतिक महत्वाकांक्षा में तब्दील हो गई। और इसी का परिणाम था क्या, पलासी का युद्ध। और पलासी युद्ध के साथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्रादेशिक शक्ति के रूप में स्थापित हो जाती है, और आगे उसने क्या किया, अपने साम्राज्य का विस्तार किया, एक के बाद एक देशी राज्य का विलय किया, अपने साम्राज्य का विस्तार किया, और भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन व्यवस्था की शुरुआत हो जाती है। इसलिए इन तमाम यूरोपीय कंपनियों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन हो जाता है, ब्रिटिश हो जाता है। तो यहाँ पे जनरली आप देखिएगा कि जो क्वेश्चन बनता है वो क्या बनता है कि भाई इनके आगमन का क्या उद्देश्य था, आखिर इनका भारत आगमन क्यों 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 हुआ, इसका क्या भारत पर इंपैक्ट पड़ा, क्वेश्चन बनता है। या प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो विभिन्न कंपनियों का गठन, विभिन्न कंपनियों का आगमन भारत में कब होता है, भारत के किस प्रोडक्ट की खरीदारी कहां से करते हैं, ठीक है। जनरली ऐसे ही क्वेश्चन बनता है। इनकी व्यापारिक कोठियों की स्थापना कब हुई, विभिन्न यूरोपीय कंपनियों की फर्स्ट फैक्ट्री कौन सी थी, ठीक है। इस रूप में आपका प्रश्न बनता रहता है, इसको फोकस करने की जरूरत है। दूसरा अगर देखें आप तो जनरली आप देखेंगे कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, और जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है तो उसके बाद आप देखते क्या है, मुगल साम्राज्य का विघटन प्रारंभ हो जाता है। इसी क्रम में हम लोग उत्तरवर्ती मुगल शासक को पढ़ते हैं, है ना। और उत्तरवर्ती मुगल शासकों के दौर में कोई भी शासक इतना प्रभावशाली नहीं था
जो बेहतर शासन व्यवस्था को स्थापित करे, अपने साम्राज्य को सुरक्षित रखे। शासक की तुलना में शासक बनाने वाले प्रभावी भूमिका में थे, किंग मेकर्स की भूमिका प्रभावी थी। दिन प्रतिदिन क्या हुआ, मुगल साम्राज्य का विघटन हुआ और उनके अपने सूबेदारों ने ही क्या किया, स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर ली। तब आप पढ़ते हैं क्या बंगाल में स्वतंत्र राज्य की स्थापना? नहीं, मुर्शिद कुली खां के संदर्भ में पढ़ते। अवध में स्वतंत्र राज्य की स्थापना हो गई, सादत खां बुरहानुल मुल्क के बारे में पढ़ते। हैदराबाद में स्वतंत्र राज्य की स्थापना हो गई, चिनकिलीज खां के बारे में पढ़ते। मुगल सत्ता थी लेकिन ढेर सारे राज्य क्या हो गए, स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित हो गए। और ईस्ट इंडिया कंपनी जिसकी व्यापारिक महत्वाकांक्षा राजनीतिक महत्वाकांक्षा में तब्दील होती है, तो वो क्या करता है, बंगाल में अपने प्रभुत्व को सर्वप्रथम स्थापित करता है और देखते ही देखते अपने साम्राज्य का विस्तार करता है। किसके कॉस्ट पर? अवध के कॉस्ट पर, मैसूर के कॉस्ट पर, मराठा बार के कॉस्ट पर, पंजाब के कॉस्ट पर, सिंध के कॉस्ट पर। तब हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ते हैं, तब हम लोग दूसरा जो टॉपिक यहाँ पे पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं, ब्रिटिश शक्ति का विस्तार। ब्रिटिश शक्ति का विस्तार किसके कॉस्ट पर? तब हम लोग पढ़ते हैं बंगाल, पढ़ते हैं अवध, मैसूर, पंजाब, मराठा। ठीक है, जनरली आप देखिएगा कि यहां भी सर्वाधिक क्वेश्चन जो बनता है वो बंगाल से, मैसूर से और मराठा से आप देखेंगे प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा क्वेश्चन बनता है ना। एंग्लो मैसूर वाच, आंग्ल मराठा युद्ध, और चूंकि ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता पहली बार बंगाल में स्थापित होती है, बंगाल में ही पहली बार प्रभुत्व स्थापित हुआ, तो क्वेश्चन बंगाल से आपका बनता है। तो शुरुआती दौर में इस एरिया को हम कवर करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, उत्तरवर्ती मुगल शासक को भी पढ़ेंगे, मुगल साम्राज्य के विघटन को पढ़ेंगे, क्षेत्रीय शक्तियों के उदय को पढ़ेंगे और तब देखेंगे ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार। तो इसमें मुख्य रूप से हमें ध्यान बंगाल पर देना है, मैसूर पर देना और मराठा पर देना है। कंफर्म है? अब अगर देखा जाए मॉडर्न हिस्ट्री का तीसरा पार्ट, चूंकि अब ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार लगातार एक के बाद एक देशी राज्यों का पतन हो रहा था और आपने पढ़ा होगा विभिन्न गवर्नर जनरलों की भूमिका इसमें रही है। ब्लेजली की सहायक संधि की नीति डलहौजी के काल तक आते आते व्यक्तिगत सिद्धांत के रूप में तब्दील हो गई, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति के रूप में तब्दील हो गई और इसी प्रक्रिया के तहत एक के बाद एक देशी राज्य का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में होता रहा और ब्रिटिश साम्राज्य का क्या हो गया, विस्तार हो गया। ठीक है, तो वैसी स्थिति में ब्रिटिशर्स के लिए आवश्यकता किस चीज की थी? ईस्ट इंडिया कंपनी, इस पर भी आवश्यकता थी ब्रिटेन सरकार को कि ब्रिटेन गवर्नमेंट ईस्ट इंडिया कंपनी पे अपने नियंत्रण को स्थापित रखे, है ना। चूंकि यह एक औपनिवेशिक पावर थी। आप जब पढ़ते हैं भारत के संदर्भ में तो उपनिवेशवाद पढ़ते हैं। कहने का मतलब है कि ब्रिटिशर्स ने भारत को विजित कर ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल नहीं किया, बल्कि भारत को विजित करने के बाद भारत के संसाधन का इस्तेमाल अपने हित में लगातार किया। तो वैसी स्थिति में भारतीय संसाधन के दोहन के लिए, भारत पर नियंत्रण स्थापित रखने के लिए, भारत के व्यापार पर नियंत्रण स्थापित रखने के लिए आवश्यकता थी ईस्ट इंडिया कंपनी पर भी नियंत्रण स्थापित रखा जाए और एक प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था को, यातायात संचार व्यवस्था को भारत में क्या किया जाए, विकसित किया जाए ताकि समस्त क्षेत्र के संसाधनों का दोहन हो सके। इसलिए तब जो दूसरा टॉपिक हमारा बनता है वो क्या बनता है, वो बनता है ब्रिटिश प्रशासनिक नीति। और इसी ब्रिटिश प्रशासनिक नीति में हम पढ़ते क्या है, संवैधानिक विकास को पढ़ते हैं। ठीक है, संवैधानिक विकास आपने पढ़ा होगा, रेगुलेटिंग एक्ट आपने पढ़ा होगा, चार्टर एक्ट। शुरुआती दौर में कंपनी को ब्रिटिश क्राउन के द्वारा चार्टर मिलता है। इसका मतलब क्या है, व्यापारिक एकाधिकार मिलता है, मोनोपोली मिलता है। यानी चार्टर का संबंध क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी को दिए गए अधिकार से। और बाद में आप देखते क्या है, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश गवर्नमेंट ईस्ट इंडिया कंपनी पर अपने नियंत्रण को स्थापित करता है, जिसके तहत हम लोग किसको पढ़ते हैं, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट और यहां से लेकर 1858 का क्या, भारत शासन अधिनियम तक, यानी संवैधानिक विकास। आप गौर करके देखेंगे यहां से एक दो प्रश्न होता ही होता है, हिस्ट्री में भी होता है, पॉलिटी में भी होता है और ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग पार्ट है। इसको जानना जरूरी है कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी पर अपने नियंत्रण को ब्रिटिश गवर्नमेंट स्थापित करती है। ठीक है, दूसरा, चूंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का विभिन्न क्षेत्रों पर अधिकार हो चुका था, ब्रिटिश भारत जिसको आप कहते हैं, उस ब्रिटिश भारत में एक प्रशासनिक नीति को स्थापित करना था, जिसके तहत इन्होंने क्या किया,
राजस्व प्रशासन को स्थापित किया, है ना। चूंकि बंगाल की जीत हुई, बंगाल विजय हुआ। आपने पढ़ा होगा प्लासी का युद्ध, प्लासी के युद्ध के जस्ट बाद आप बक्सर का युद्ध पढ़ते हैं। बक्सर के युद्ध के बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है और इसी इलाहाबाद की संधि के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी का राइट मिल जाता है, बंगाल के नवाब के द्वारा निजामत का राइट मिल जाता है। इसका मतलब है कि बंगाल की सर्वोपरि शक्ति क्या हो गई, ईस्ट इंडिया कंपनी हो गई। और तब ईस्ट इंडिया कंपनी को लगा कि बंगाल से रेवेन्यू की उगाही कैसे की जाए। कई प्रकार के प्रयोग किए गए। आपने सुना होगा क्लाइव के काल में द्वैत शासन प्रणाली को लाया गया और जब उसके बाद आप देखते क्या है, वारेन हेस्टिंग्स आया तो ऊंची बोली के आधार पे, नीलामी के आधार पे क्या किया, रेवेन्यू पॉलिसी को स्थापित करने का प्रयास किया और बाद में कॉर्नवालिस ने जमींदारी व्यवस्था को स्थापित किया, जिसे बाद में उसने क्या किया, अस्थायी कर दिया, जिसको आप परमानेंट सेटलमेंट कहते हैं, है ना। ठीक इसी प्रकार साउथ इंडिया में रैयतवाड़ी बंदोबस्त को अपनाया गया, नॉर्दर्न इंडिया में महलवाड़ी बंदोबस्त को अपनाया गया। तो यहाँ पे राजस्व प्रशासन में हम जमींदारी व्यवस्था को भी पढ़ेंगे, रैयतवाड़ी व्यवस्था को पढ़ेंगे और महलवाड़ी व्यवस्था को पढ़ेंगे। यहां से प्रश्न अक्सर आता है, कितने % भूभाग पर जमींदारी व्यवस्था को स्थापित किया गया, जमींदारी व्यवस्था में बंदोबस्ती किसके साथ है ना। जमींदार को क्या राइट दिए गए, क्वेश्चन बनता रहता है। इसका फाउंडर कौन है, प्रणेता कौन। ठीक इसी प्रकार का इसका इंपैक्ट क्या पड़ा तत्कालीन भारत पर, तत्कालीन बंगाल पर। ठीक इसी प्रकार का प्रश्न रैयतवाड़ी बंदोबस्त, महलवाड़ी बंदोबस्त से भी बनता है। ठीक है, जनरली आप देखते होंगे प्राक ब्रिटिश भारत में जो जुडिशियरी एडमिनिस्ट्रेशन था वो मुगलकालीन जुडिशियरी एडमिनिस्ट्रेशन था। ठीक है, जहां काजी उल कुजात न्यायिक व्यवस्था का संचालन करता था, या अगर धार्मिक मामला हो तो सदर सुदूर न्यायिक मामले का संचालन करता था। लेकिन चूंकि ब्रिटिश भारत में नवीन जुडिशियरी एडमिनिस्ट्रेशन को स्थापित करना था, एक समान जुडिशियरी एडमिनिस्ट्रेशन को स्थापित करना था, तो ब्रिटिश कालीन अदालती व्यवस्था, सर्वोच्च न्यायालय की अवधारणा भी आ गई। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को पढ़ेंगे आप तो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। क्यों? यूरोपीय मामले की सुनवाई के लिए, कलकत्ता के लोगों के मामले की सुनवाई। इस प्रकार आप देखते क्या है कि विभिन्न स्तर पर अदालती व्यवस्था स्थापित हो गई। दीवानी अदालत, फौजदारी अदालत की व्यवस्था आई, वकील की व्यवस्था आई, अपील की व्यवस्था आ गई। इसका मतलब है कि हमें जानना क्या है, न्याय प्रशासन को भी पढ़ना है ना। भारत में अपनी सत्ता को स्थापित करने के लिए, भारतीय प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने के लिए, भारतीय संसाधन के दोहन के लिए ब्रिटिशर्स ने नागरिक प्रशासन को भी स्थापित किया। नहीं, सिविल सर्वेंट्स की व्यवस्था दी, थाना नाका की व्यवस्था थी, दरोगा सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की व्यवस्था थी। तो हम लोग क्या पढ़ते हैं, नागरिक प्रशासन को भी पढ़ते हैं, है ना, नागरिक प्रशासन। अब यहां पे जब हम ब्रिटिश प्रशासनिक नीति पढ़ते हैं, आप ध्यान दीजिएगा, यहां से आप देखिएगा कि राजस्व प्रशासन से या संवैधानिक विकास से अक्सर क्वेश्चन बन जाता है। और ये पार्ट भी काफी इंटरेस्टिंग है, काफी लॉजिकल है। जब आप पढ़ेंगे मन से, किसी अच्छे बुक को पढ़ेंगे, मैं आगे आपको बताऊंगा किस बुक से पढ़ना है, तो आपको समझना भी आसान हो जाएगा और काफी इंटरेस्टिंग लगेगा। पता चलेगा कैसे ब्रिटिशर्स ने अपने आप को भारत में स्थापित किया। लंबे समय तक भारतीयों को पता ही नहीं चला कि भाई उनका डेवलपमेंट हो रहा है या ब्रिटिशर्स का डेवलपमेंट हो रहा है। तभी तो ऐसा क्वेश्चन बनता है कि बेखबरी के दौर में ही ब्रिटिशर्स ने भारत को जीत लिया। यानी वो कहते हैं कि हम बिल्कुल बेखबर थे, हम तो वाणिज्य व्यापार करने के लिए आए थे, हमारा उद्देश्य भारत को जीतना या भारत में अपनी सत्ता को स्थापित करना नहीं था। ये कैसे हुआ पता ही नहीं चला। लेकिन जब हम शासक बने तो हमने भारत की अपरिमित सेवा की है। और तब राष्ट्रवादी कहते हैं कि नहीं भाई, बेखबर वो नहीं थे, बेखबर तो हम थे, हमें ही पता नहीं चला। इसका मतलब एक सुनियोजित योजना के तहत, एक बनी बनाई रणनीति के तहत उनका क्या हुआ, ऐसे तमाम प्रकार के कार्य हुए। और तब आप देखते होंगे कि चूंकि भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्र का व्यापक प्रसार हुआ, प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना हुई, उसके कार्यान्वयन के लिए मैन पावर की आवश्यकता थी। नहीं, आर्मी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए क्या, आर्मी में भारतीयों को रिक्रूट करने की आवश्यकता थी। और इसके लिए जरूरी क्या था, भारतीयों में इस प्रकार के शिक्षा प्रणाली का विकास करना, यानी भारतीयों को दुभाषीय के रूप में क्रिएट करना। कहने का मतलब वो भारतीय भाषा को भी जाने, अंग्रेजी को भी जाने, है ना, यानी सस्ते दर पर क्लर्क को क्रिएट करना। आप याद कीजिए, मैकाले का एक स्टेटमेंट हुआ करता था कि आधुनिक शिक्षा के विकास के साथ, अंग्रेजी शिक्षा के विकास के साथ क्या होगा, ये भारतीय जो अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करेंगे, ये रक्त से रंग से तो भारतीय होंगे, लेकिन विचार से क्या होंगे, ब्रिटिशर्स होंगे। उसने अपने पिता को पत्र लिखा था और कहा था कुछ ही दिनों की बात है जब भारत में कोई मूर्ति पूजक नहीं बचेगा। इसका मतलब है सांस्कृतिक स्तर पर गुलाम बनाने की भी रणनीति थी।
सस्ते दर पर कलर को क्रिएट करने की नीति थी। अंग्रेजी शिक्षा प्रदान करके क्या करना था, भारतीयों का एक ऐसा वर्ग क्रिएट करना था जो भारतीय सामान का खरीदार नहीं होता, ब्रिटेन के प्रोडक्ट का खरीदार होता। इसलिए ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि भारत में नवीन शिक्षा नीति, आधुनिक शिक्षा नीति का क्या किया, प्रतिपादन किया। तो इसी में हम ऐड कर लेंगे क्या, ब्रिटिश शिक्षा नीति को आप ऐड कर लेंगे। ठीक है, ब्रिटिश शिक्षा नीति जनरली आप देखेंगे कभी ना कभी, मतलब हर एग्जामिनेशन में कुछ ना कुछ क्वेश्चन होता है, कभी प्राच्यवादी से क्वेश्चन होता है, आंग्लवादी से क्वेश्चन होता है। ठीक है, कभी आप देखेंगे किसी खास आयोग, उस आयोग का मूल थीम से आपका प्रश्न होता है। हार्ट ऑफ कमीशन से कभी क्वेश्चन पूछा, कभी चार्ल्स वुड डिस्पैच से क्वेश्चन पूछ दिया, कभी डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थियरी से क्वेश्चन पूछा, या लॉर्ड मैकाले से क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, इसलिए इसी में हम लोग इसको ऐड कर देंगे क्या, शिक्षा नीति को ऐड कर, है ना। दूसरा चीज ध्यान रखिएगा कि भारत में पहले मुद्रणालय नहीं था। मिडिएवल दौर में भी अखबार लिखे जाते थे, लेकिन वो हस्तलिखित अखबार शासक के लिए, बड़े बड़े व्यापारियों के लिए उनके अपने करिंदे होते थे जो क्या करते थे, खबर अखबार तैयार करते थे। बखिया नबीस, खुफिया नबीस, कोई समाचार जमा करता था, कोई लिखने का काम करता था। मुद्रणालय पहली बार भारत में स्थापित किया किसने, पुर्तगालियों ने, ईसाई पंपलेट को छापने के 1556 में गोवा में पहली बार प्रिंटिंग प्रेस स्थापित हुआ। बाद में आपने पढ़ा होगा ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंबई में प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया। जस्ट आप देखते क्या है, जेम्स अगस्टस हिचकी बंगाल गजट नाम से अखबार निकालते, और धीरे धीरे क्या हुआ, अनेकों भाषाओं में भारत में अखबार छपने लगे। साप्ताहिक अखबार, फोर्टनाइटली अखबार, डेली अखबार, पत्रिका का प्रकाशन शुरू हो गया। कई ऐसे भारतीय थे जिन्होंने पत्र का संपादन शुरू किया। ब्रिटिश पॉलिसी को पत्र के माध्यम से क्या करते थे, जनता तक पहुंचाने का काम करते थे, जनता की समस्या को पहुंचाने का काम करते थे। जिससे ब्रिटिश सरकार को जब खतरा लगी तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, समाचार पत्र पर अपने नियंत्रण को स्थापित करने के लिए कई प्रकार के एक्ट बनाए। इसलिए यहीं पे आप ऐड कर लीजिएगा क्या, समाचार पत्र और संबंधित क्या अधिनियम। जनरली एक आध ऐसा एक्ट है जहां से आपका क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, ये दो पार्ट हुआ। इसमें से अगर दोनों में से देखें तो क्या आपका अधिकांश प्रश्न यहां से रहता है, यानी जो नंबर 2 आपका क्या है, ब्रिटिश प्रशासनिक नीति, ब्रिटिश शैक्षणिक नीति, यहां से आपका प्रश्न होता है। तब हम लोग आगे थोड़ा देखें, है ना। आगे अगर हम देखते हैं थर्ड पार्ट, जब ब्रिटिश पॉलिसी भारत में स्थापित हुई, तमाम प्रशासनिक नीतियां स्थापित हुई, इसी दौरान आप देख रहे होंगे क्या, बंगाल विजय के बाद बंगाल की व्यापक लूट हुई। नवीन रेवेन्यू पॉलिसी के तहत विशेष रूप से क्या किया गया, रेवेन्यू का कलेक्शन हुआ। ब्रिटेन में पूंजी का संचय हुआ, और ब्रिटेन में इस पूंजी के संचय ने क्या किया, वैज्ञानिक क्रांति को सपोर्ट कर दिया। ब्रिटेन में वैज्ञानिक तकनीकी क्रांति हो गई, पूंजी की उपलब्धता थी, नवीन कल कारखाने स्थापित हुए, और ब्रिटेन में क्या हो गया, औद्योगिक क्रांति हो गई। यानी ब्रिटेन विश्व का फर्स्ट औद्योगिकृत देश बन गया, विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश बन गया। तो वैसी स्थिति में ब्रिटेन की पॉलिसी भारत के संदर्भ में क्या हो गई, बदल गई। चूंकि उनकी औद्योगिक क्रांति सफल तब होती जब कच्चे माल की उपलब्धता सतत होती रहती और उनके द्वारा उत्पादित माल के लिए बाजार होता, उसकी सतत बिक्री होती। भारत जैसा विशाल देश, बड़ी जनसंख्या वाला देश, उनके अट्रैक्शन का क्या था, केंद्र था। यानी उन्होंने भारत को ही कच्चे माल के उत्पादक देश के रूप में कन्वर्ट कर दिया, ब्रिटिश उत्पादित माल के बाजार के रूप में कन्वर्ट कर दिया। आपने सुलेमन का स्टेटमेंट देखा होगा। सुलेमन क्या कहता है, हमारी व्यवस्था स्पंज की तरह काम करती है, गंगा को सोखती है, टेम्स के किनारे निचोड़ देती है। यानी ये ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी थी जिसके तहत भारत को दो भूमिका निभानी थी, शरीर से आवश्यकता से अधिक खून भी देना था और हमेशा मुस्कुराते भी रहना था। कहने का मतलब है कि कच्चे माल का स्रोत भी बनना था और उत्पादित माल का बाजार भी बनना था। और ये तब हुआ जब ब्रिटिशर्स ने विशेष आर्थिक नीति को भारत के संदर्भ में अंजाम दिया। चूंकि भारत गांव का देश, और जो गांव था वो आत्मनिर्भर स्वावलंबी गांव था, गांव की आवश्यकता गांव में ही पूरी होती थी, गांव के उत्पादक उतना ही उत्पादन करते थे जो गांव की आवश्यकता थी। तो वैसी स्थिति में ब्रिटेन के लिए कच्चे माल की आपूर्ति कैसे होती, या भारत ब्रिटेन का बाजार कैसे बनता। इसी के लिए आप देखते क्या है कि भारत के संदर्भ में मुक्त व्यापार की नीति, कृषि का वाणिज्यीकरण, औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया गया। यहां का जो हैंडीक्राफ्ट था काफी बेहतर उद्योग, और यहां के हैंडीक्राफ्ट का डिमांड आंतरिक मार्केट में भी था, बाह्य मार्केट में भी था। हैंडीक्राफ्ट का क्या हुआ, ह्रास हो गया। यानी विनाश और निर्माण की प्रक्रिया साथ साथ नहीं चले। अगर हैंडीक्राफ्ट का ह्रास होता, नवीन उद्योग धंधे स्थापित होते, तो भारत की इकोनॉमी की स्थिति खराब नहीं होती।
लेकिन बिल्कुल विपरीत हुआ, हैंडीक्राफ्ट का ह्रास हुआ, लेकिन नवीन उद्योग धंधों को स्थापित करने की कोई कोशिश ही नहीं की गई। परिणाम क्या हुआ? भारत की आर्थिक स्थिति और खराब हो गई। भारत में दरिद्रता, बेरोजगारी इत्यादि का क्या हो गया? डेवलपमेंट हो गया। तो हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं? ब्रिटिश आर्थिक नीति। और यही मॉडर्न हिस्ट्री का थीम है, क्योंकि आगे जो आप पढ़ते हैं भारत में राष्ट्रवाद का डेवलपमेंट, इसके मूल में यही है। क्योंकि जब तक भारत का हर एक वर्ग प्रभावित नहीं होता, राष्ट्रवादी विचारधारा का डेवलपमेंट ही नहीं होता। और ब्रिटिश आर्थिक नीति ने क्या किया? भारत के विभिन्न वर्ग को प्रभावित कर दिया। और इसके अंतर्गत हम मुख्य रूप से क्या पढ़ते हैं? इसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं कृषि नीति को, है ना। जैसे कृषि के वाणिज्यीकरण को पढ़ते है ना। इसी में हम क्या पढ़ते हैं? हस्त शिल्प का ह्रास पढ़ते हैं, है ना। बी औद्योगिकरण को पढ़ते हैं। इसी में हम पढ़ते क्या है? भारत में रेलवे का विकास, भारत में क्या बैंकिंग व्यवस्था को पढ़ते हैं। और इस ओवरऑल को हम लोग जनरली क्या पढ़ते हैं? भारत में उपनिवेशवाद, है ना। तो ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन भी यहां से कुछ आता है, लेकिन अगर ये आप जानते हैं तो आगे राष्ट्रवाद के संदर्भ में क्वेश्चन को करना, उसे समझना बहुत ही आसान हो जाता है। ठीक है। तो एक तो तीसरा टॉपिक आपका ये है जिसको बेहतर करने की आवश्यकता है ना। तब आगे हम क्या देखते हैं? जब ये तमाम प्रशासनिक नीति, चूंकि ब्रिटिश कालीन रेवेन्यू पॉलिसी क्या था? शोषण मूलक पॉलिसी थी। जुडिशियरी एडमिनिस्ट्रेशन क्या था? काफी दुरूह था भारतीयों के लिए। वकील रखना है, अपील की अदालत है, ठीक है। अंग्रेजी भाषा जुडिशियरी व्यवस्था में आ गई, भारतीयों के लिए सहज नहीं था, वो भी दुरूह था। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में बड़े पद पर भारतीयों के लिए स्थान नहीं, इसके कारण भी भारतीय प्रभावित थे, ठीक है। साथ ही साथ ये तमाम जो आप देखते हैं आर्थिक नीति, इसके कारण दिन प्रतिदिन भारत का परचेजिंग पावर घटता चला गया। कृत्रिम अकाल की बारंबारता, किसानों का सरप्लस प्रभावित हुआ। परिणाम क्या हुआ? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश सत्ता के अगेंस्ट क्या हुआ? विद्रोह की प्रवृत्ति की शुरुआत हो गई। तो चौथा टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? विद्रोह। क्या पढ़ेंगे? आंदोलन, है ना। मैंने यहां पे कोई क्रांति शब्द नहीं लिखा है, ध्यान रखिएगा। कुछ कुछ शब्द का बिल्कुल अर्थ एकदम अलग अलग होता है, इसको भी पढ़ने के क्रम में ध्यान रखिएगा। जैसे जब आप क्रांति शब्द लिखते हैं, क्रांति का मतलब क्या होता है? आमूलचूल परिवर्तन है। क्रांति में एक प्रकार की तीव्रता होती है। हम लोग फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बात करते हैं, अमेरिकी क्रांति की बात करते हैं, लेकिन भारत के संदर्भ में जब बात करते हैं, असहयोग आंदोलन की बात करते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करते हैं, है ना। आंदोलन क्या है? ये क्रमिक रूप से चलने वाली एक प्रक्रिया है। ये सुधार के लिए आंदोलन है, ना कि आमूलचूल परिवर्तन के लिए। इसलिए जब क्रांति शब्द लिखते हैं, आंदोलन शब्द लिखते हैं, एकदम बिल्कुल अर्थ बदल जाता है। राज्य शब्द आप लिखते हैं, राष्ट्र शब्द लिखते हैं, बिल्कुल अर्थ बदल जाता है। पढ़ने के क्रम में इन चीजों का भी ध्यान रखना आवश्यक है। तो विद्रोह, जब ये तमाम शोषण मूलक पॉलिसी के कारण भारत का विभिन्न वर्ग प्रभावित हुआ, तो परिणाम क्या हुआ? भारत में विद्रोह की प्रवृत्ति, ब्रिटिश सत्ता की स्थापना और विद्रोह ब्रिटिश सत्ता के अगेंस्ट लगभग समानांतर ही चलती रही। तब आप देखते क्या है, यहां पे क्या पढ़ते हैं? यहां पे आप पढ़ते हैं जनजातीय विद्रोह, है ना। जनरली आप देखेंगे 18वीं 19वीं सदी में ब्रिटिश सत्ता के अगेंस्ट विद्रोहों की संख्या 70 से भी ज्यादा है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में जनजातियों का विद्रोह हुआ, चूंकि उनका अधिकार प्रभावित हो रहा था, जंगल पर उनका अधिकार प्रभावित हो रहा था, नवीन रेवेन्यू पॉलिसी के कारण सरप्लस प्रभावित हो रहा था, ब्रिटिश एक्टिविटी के कारण क्या हो रहा था? उनकी स्वतंत्रता बाधित हो रही थी। परिणाम क्या हुआ? जनजातियों का विद्रोह विभिन्न क्षेत्रों में हुआ। तो इसमें जो महत्वपूर्ण विद्रोह है उसको जानने की आवश्यकता है। अगर बीपीएससी दे रहे तो बिहार के अहम विद्रोह को फोकस करने की आवश्यकता है। कुछ विद्रोह जो काफी महत्वपूर्ण रहा, जो ब्रिटिश सरकार पर इंपैक्ट डालता है, उसको भी जानने की आवश्यकता है, ठीक है। तब आप इसमें मुख्य रूप से क्या देखते हैं? आप संथाल विद्रोह की बात करते हैं, आप मुंडा विद्रोह की बात करते हैं, कोल विद्रोह की बात करते हैं, भील विद्रोह की बात करते हैं, चेंचू विद्रोह, तमार विद्रोह की बात करते हैं, है ना। तो ये हम जनजातीय विद्रोह में जनजातियों के विभिन्न विद्रोह को पढ़ेंगे। 18वीं 19वीं सदी के कृषक विद्रोह को पढ़ेंगे, है ना। कृषक विद्रोह को पढ़ेंगे, चूंकि किसान लगातार प्रभावित है। नवीन रेवेन्यू पॉलिसी में रेवेन्यू का दर काफी ज्यादा, रैयतवाड़ी व्यवस्था में लगान बढ़ाने की गुंजाइश, किसानों का सरप्लस प्रभावित हुआ। कृषि के वाणिज्यीकरण के कारण क्या हुआ? किसानों को उसके प्रोडक्ट का सही कीमत नहीं मिल रहा था और खाद्यान्न उत्पादन में कमी आ गई, अनाज का कीमत बढ़ गया, किसान और प्रभावित हुए। इसके कारण किसान भी क्या है? विद्रोह के लिए प्रिपेयर हो गए।
और भारत के विभिन्न क्षेत्रों में क्या हुआ, किसानों का भी विद्रोह हुआ, तो विभिन्न किसान विद्रोह को पढ़ेंगे। और तब आप पढ़ेंगे किसको, कुछ रियासतों का विद्रोह, कुछ रियासतों का विद्रोह, जिसमें आप विजयनगरम के विद्रोह की बात करते हैं, त्रावणकोर विद्रोह की बात करते हैं, कित्तूर विद्रोह की बात करते हैं, अहोम विद्रोह की बात करते हैं। ठीक है, क्योंकि रियासत का शासन ब्रिटिशर्स को पॉजिटिव नहीं लगा, रियासत के मामले में ब्रिटिशर्स हस्तक्षेप कर देने लगे, दीवान को बदलने की कोशिश की। परिणाम क्या हुआ, रियासत के राजा के पक्ष में आम जनता का विद्रोह, दीवान के पक्ष में आम जनता का विद्रोह। तो यहां से भी कभी कभी क्वेश्चन होता है। और तब आप देखेंगे क्या, 1857 का क्या विद्रोह, इसे भी करेंगे, है ना। तो यहां से भी आप देखिएगा हर एग्जामिनेशन में, सिविल सर्विसेज हो या बीपीएससी हो, पीटी में जनरली आप देखिएगा 2-3 क्वेश्चन रहता ही रहता है, इसलिए इस पर भी विशेष रूप से फोकस करने की आवश्यकता है। ठीक है, और तब आप देखते क्या है, यही वह दौर है, यानी 19वीं सदी, जब भारत में 19वीं 20वीं सदी में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हो रहा था, विभिन्न कास्ट मूवमेंट हो रहे थे, छुआछूत के अगेंस्ट विद्रोह, मंदिर प्रवेश के मुद्दे पर विद्रोह हो रहा था, आंदोलन हो रहा था, सामाजिक व्यवस्था में सुधार के लिए आंदोलन हो रहा था। ठीक है, तो एक अहम जो टॉपिक आपका बनता है वो क्या है, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, तथा दूसरा क्या, कास्ट मूवमेंट, जातीय आंदोलन, है ना। इतना पढ़ने के बाद तब मॉडर्न हिस्ट्री का जो दूसरा पार्ट होता है क्या, स्वतंत्रता संग्राम, हम वहां प्रवेश करेंगे। ठीक है,